मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा, अपने ऊपर ही बात करूंगा। और बहुत समय से सोच भी रहा था। कई मित्र लोगों ने मुझे और कई बार विद्यार्थियों ने मुझे पूछा, सर आपने इतिहास विषय क्यों चुना? एक बहुत बड़ा सवाल था कि मैंने इतिहास विषय क्यों चुना। तो मैंने आज का जो ये वीडियो जिसमें मैं बात कर रहा हूँ उसको टाइटल दिया है, मैं इतिहास का मजदूर क्यों बना। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास जो पढ़ाते हैं, लिखते हैं, जो रिसर्च करते हैं उनको इतिहासकार कहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने आप को इतिहासकार अभी भी नहीं मानता, क्योंकि मैं एक साधारण वर्कर ही रहा इतिहास का, कोई बड़ा इतिहासकार में नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी मुझे अपनी बात इसमें बतानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि हर आदमी अपनी जो ज्ञान है या अनुभव है उसको शेयर नहीं करता है। तो मैं सोचा मैं अपना ज्ञान थोड़ा शेयर करूं। वैसे मैं आगे के और वीडियोस भी इतिहास लेखन पे बनाऊंगा, जिसको हम हिस्टोग्राफी कहते हैं। इसके विभिन्न सब्जेक्ट आयामों पर और इतिहास का इम्पोर्टेंस और इतिहास क्यों पढ़ें, इन सब पे हम बातचीत अगले वीडियोस में करेंगे। इसमें केवल ये बात करूंगा कि मैं इतिहास का मजदूर क्यों बना। जैसे मैं इतिहास का प्रोफेसर पद से रिटायर हुआ, जैसे आप जानते हैं। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर इतिहास, और मैं अपना चैनल ये इंडिया विजन चला रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो आप लोगों से मैं फिर ये अपील करूंगा कि प्लीज मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को, और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मेरा कोई उद्देश्य, वाणिज्यिक उद्देश्य बिल्कुल नहीं है इससे, सिर्फ प्योर नॉलेज के लिए है, और ना कोई चैरिटी है। बाकी मैं खुद भी पढ़ता हूँ और आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, क्योंकि इतिहास के बारे में लोग ये मानते हैं कि भाई तमाम नेगेटिव बात भी है, पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव बात जो है अर्ली स्टेज में बड़ी खतरनाक होती है। मैं वो भी बताऊंगा कि क्या बातें ऐसी होती है जिससे हम, लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं बना जिसके आधार पर एक स्टूडेंट की रुचि की जांच की जा सके, उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, मतलब किधर उसका रुझान है, संगीत, नृत्य, जो भी है, जितनी विधाएं हैं नॉलेज की, उनमें कहाँ उसकी रुचि है और वही विषय उसको पढ़ाया जाए। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे क्या है कि हमारे यहाँ तो अब जो एजुकेशन है, फिर भी थोड़ा बहुत प्लान एजुकेशन थी, तो प्लान एजुकेशन नहीं है। सब कुछ प्लान या तो जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स करते हैं या वो बच्चा करता है। मैं तो एक गांव में पैदा हुआ था जहाँ पे बहुत एनलाइटनमेंट नहीं था। मैं जब 9th क्लास में आया तो एक आध आदमी ग्रेजुएट था, वो भी प्राइवेट परीक्षा पास करके एज टीचर वो ग्रेजुएट हो गए थे। बाकी उन्होंने भी कॉलेज नहीं देखा था, तो हमें कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जब हम पढ़ने गए अपने गांव के पास के स्कूल में, उस स्कूल में कुछ कॉम्बिनेशंस थे, तो उसमें मेरे को जो कॉम्बिनेशन था, मैं चाहता था हिस्ट्री और सिविक्स दोनों पढ़ना चाहता था। सिविक्स को पॉलिटिकल साइंस के रूप में देखते हैं बाद में। तो जब मैंने ये मांगा कि सब्जेक्ट मुझे नहीं मिला। वहां 3 ग्रुप थे, या तो हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी, ज्योग्राफी, संस्कृत, और हिंदी, ज्योग्राफी, सिविक्स। ज्योग्राफी में पढ़ना नहीं चाहता था, मेरी इतिहास में रुचि अधिक थी। तो मैंने इत्तेफाक से, दूसरा क्या था, कॉलेज इतना, स्कूल जो था उतना छोटा कस्बा था, रिमोट एरिया था, वहाँ एजुकेशन कैसे विकसित थी नहीं। साइंस फैकल्टी तो मेरे से एक, साइंस जो विषय है वो तो मेरे से 1 साल पहले ही खुला था, जिसमें 60 लोगों ने एडमिशन लिया था, और उन 60 में से लगभग 15 लोग पास हुए 9th क्लास में, बाकी सब फेल हो गए। और मैंने भी साइंस लेने की सोची, उसमें मैंने टेस्ट भी दिया। साइंस के लिए टेस्ट अलग से होता था, और हमारे टाइम में 9th क्लास में एडमिशन के लिए भी टेस्ट होता था। उस टेस्ट में भी जितने लोग अपियर हुए थे उनमें भी एक लड़का फेल हुआ था, और साइंस के टेस्ट देने वाले बहुत लड़के फेल हो गए थे, लेकिन मैं तो पास हो गया था। क्योंकि गणित तो मेरा 90%, 100% और 75% के बीच में चलता था। अंग्रेजी मेरी बड़ी स्ट्रांग थी, तो अंग्रेजी ऑप्शनल मिलती नहीं थी उस स्कूल में। तो मैंने बड़ा सोच विचार के बाद मैंने टेस्ट भी दिया साइंस का। उधर गया भी, कुछ लोगों ने मुझे कहा, देखे यहाँ एक टीचर आया साइंस का, वो बीएससी बायो से है, यहाँ मैथमेटिक्स ग्रुप है, तो कोई बहुत यूजफुल नहीं है, उसमें ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। मैंने नहीं, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन। तो हमने कहा चलो ठीक है, यही धारा अपना हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत ले ली। उसके बाद 11th में हम गए,
MSJ कॉलेज भरतपुर सेकेंडरी किया था मैंने, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल खेड़ली। खेड़ली अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा कस्बा है। अब तो वहाँ तहसील भी हो गई है, पहले तो तहसील वहाँ वैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी नहीं था, व्यापारिक केंद्र ही था वो, और व्यापारियों की शिक्षा से ज्यादा कोई सरोकार नहीं था। भरतपुर पहुंचे, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था हमारे लिए, तो वो लंदन के समान था। तो वहां पहुंचे तो स्कूल में, तो वही ये ग्रुप हमको सीधा सीधा मिल गया, हिंदी हिस्ट्री संस्कृत। हमने 11th क्लास में ये सब्जेक्ट ले लिए, जिसे हम हायर सेकेंडरी कहते थे उस समय। और उस समय जो है 10+2+3 वाली एजुकेशन थी नहीं। जब हम हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे तो हमारे टीचर थे जो MA रेगुलर करके आए थे आगरा कॉलेज से, उसके बाद उन्होंने B.Ed की थी, फिर सीनियर टीचर बने थे। उन्होंने जो है हमको इतिहास में बड़ी रुचि जगाई, और हमको 11th क्लास में ही एक बड़े इतिहासकार, हिंदुस्तान के पहुंचे हुए इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, AL श्रीवास्तव, उनको इतिहास और नागरिक शास्त्र परिषद हमारे छात्रों की हुआ करती थी स्कूल में, उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, और उन्होंने इतिहास के बारे में जो बात की वो हमारी बात अच्छी लगी। दूसरा क्या, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था तो मेरे रिश्तेदार BA फाइनल में पढ़ता था, वो किसी और गांव के थे लेकिन भरतपुर में पढ़ते थे वो, और बहुत नजदीकी रिश्ते में लगते थे। तो मैं उनके पास ऐसे मिलने गया। जब मैं गया तो वो भी हिस्ट्री पढ़ रहे थे बाई द वे, लेकिन उनका BA के बाद आगे पढ़ाई का इरादा भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अगर इसमें इसे आप इंग्लिश मीडियम में कर लो तो आप IAS बन जाओगे। तब तक मैं IAS का अर्थ नहीं समझता था। मैंने कहा इंग्लिश मीडियम में भी होती है इतिहास, हम तो गाँव से पढ़ के आए थे। उन्होंने कहा था इंग्लिश में बहुत ज्यादा किताबें होती हैं। तो हमारी जो किताबें थी हायर सेकेंडरी की, उन किताबों में उस समय जमाने की किताबों में अंग्रेजी में कोटेशन लिखे होते थे, तो मैं उन कोटेशंस को ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करता था, उनको याद करता था। और जब मैं कॉलेज में गया तो वहां भी यही ग्रुप ऐसे कैसे हमको मिल गया, हिंदी हिस्ट्री संस्कृत। तो इस कॉम्बिनेशन से हम फर्स्ट ईयर में पहुंच गए। फर्स्ट ईयर में जब गए, फर्स्ट ईयर से पास कर लिया, तो हम बार बार हम कॉलेज की विवरण का पढ़ा करते थे। उसमें BA ऑनर्स के बारे में जानकारी मिलती थी, जिसका हिंदी अनुवाद करके लिखा हुआ था सादर स्नातक, मतलब स्नातक की डिग्री आदर सहित। तो जो BA ऑनर्स था, मेरे जो ज्यादा रुचि थी, नंबर जो अच्छे आते थे, रुचि भी ज्यादा थी, हिंदी बहुत अधिक हो गई थी, क्योंकि साहित्य से मेरा रुझान साहित्य की तरफ बहुत अधिक था। लेकिन जब हम फर्स्ट ईयर पास किए तो उस समय जब ठीक ठाक नंबर ले लिए, उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में जो अच्छे नंबर, उसमें कम से कम 55% का बंदिश रहती थी। 55% उस जमाने में 55% बड़ी बात थी। ऑब्जेक्टिव टाइप होता नहीं था, सब जो है ऐसे टाइप होते थे, कॉपियां सीरियसली भी जचती थी और वैसे भी जचती थी। तो कुल मिलाकर ये हुआ, हमको अच्छे अंक तो मिल गए, फर्स्ट क्लास के नंबर फर्स्ट ईयर में आ गए। तो अब ऑनर्स किस में लें? उस कॉलेज में ऑनर्स केवल 3 विषयों में उपलब्ध था। वो 3 में से एक ही विषय मेरे पास था। एक तो मैं पॉलिटिकल साइंस में था, तो वो मैं नहीं ले सकता था। एक मैं दर्शन शास्त्र में था, वो मैं नहीं ले सकता था। एक इतिहास में था। इतिहास में मेरी रुचि बहुत थी, लेकिन इतिहास में मेरे नंबर सबसे कम आया करते थे। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सबसे कम नंबर मेरे हिस्ट्री में आते थे। तो स्कोरिंग बिल्कुल नहीं था इसलिए, लेकिन फिर भी मेरी रुचि थी। और जब ऑनर्स की क्लासेस के लिए क्या होता था, जो विभागाध्यक्ष होते थे वो प्रयास करते थे, सिलेक्ट करते थे कि भाई कौन कौन विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर मिले, जिनके पास हिस्ट्री है, तो उनसे हम ऑनर्स के लिए उनको प्रेरित करें। हमारे जो विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर GD शर्मा जी, इनका पूरा नाम था गणेश दत्त शर्मा, और बहुत ही सक्रिय एकेडमिक्स में भी और दूसरी एक्टिविटीज में भी, खेल कूद में भी, NCC के ऑफिसर रहे ही। तो वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, और बड़े ही एक जो मतलब पितृवत जो व्यवहार होता है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो कॉलेज में उस तरह का व्यवहार होता था। तो वो कहीं से ढूंढ करके हमको पकड़ लिए। हमारा परिचय नहीं था डायरेक्ट, उस दिन ही परिचय हुआ। उन्होंने कहा भैया तुम ये ले लो और ये ऑनर्स लो, और ऑनर्स से क्या है कि आगे बढ़ने के बड़े चांस हैं, और जब आप MA करने जाओगे तो इतिहास में आपको एडमिशन में भी प्रायोरिटी मिलेगी। आप अगर लेक्चरर वगैरह बनोगे तो आपको उसमें भी प्रायोरिटी मिलेगी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमको काउंसलिंग करी, तो हमारे दिमाग में बैठ गया चलिए हम हिस्ट्री में ऑनर्स करते हैं, जबकि मैं ऑनर्स हिंदी में करना चाहता था। हिंदी हमारे कॉलेज में थी नहीं, हिंदी के लिए फिर अलवर कॉलेज जाना पड़ता हमारे जो नजदीक था, जिस जिले का मैं रहने वाला भी था, कि तो जिला मुख्यालय मेरे गांव से 80 किलोमीटर था, भरतपुर 40 किलोमीटर था। इसलिए भरतपुर और बोली, भाषा, कल्चर सब भरतपुर से मेल खाती थी। तो अलवर में जाने का ऐसा लगता अपना ही जिला था, लेकिन फिर भी लगता था यार पता नहीं अलवर क्या है हुआ भी तो 1-2 बार
रिश्तेदारी में, ब्याह शादी में, लेकिन मुझे बहुत रुचा नहीं वहाँ की बोली भाषा तमाम चीज से। तो मैंने कहा चलिए हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री हमने ऑनर्स लिया। ऑनर्स में क्या हुआ, 4 विद्यार्थी हम लोग आए। उन 4 विद्यार्थियों में 2 मेरे मित्र जो थे वो एसटी समुदाय से थे और एक जो है वो एससी समुदाय से थे और मैं जनरल, और 4 लोग हम थे। तो हमारे टीचर थे शिवलाल सोनगरा जी, कॉलेज में लेक्चरर थे, अब है नहीं दुनिया में वो। तो वो मेरे को बोलते थे अक्सर कि पंडित तू कहाँ फंस गया एससी एसटी के बीच में, इनका रास्ता साफ है, तू क्या करेगा यार। मैंने कहा सर मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा और तो क्या है। तो वो मुझे कहते थे तुम कंपटीशन के लिए सोचो। मैं ये कहता था मैं सर मेरे अभी तो कोई दिमाग में बनाया नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो उनसे मैं प्रभावित जरूर था, किंतु उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रशासनिक पद से मैं कोई बहुत प्रभावित नहीं था। दूसरे टीचर थे हमारे वजीर मोहम्मद शेख, ही वॉज द ओनली पीएचडी इन हिस्ट्री इन आवर कॉलेज, और उन्होंने उदयपुर थे, डूंगरपुर के, और उदयपुर से उन्होंने पीएचडी की थी। और उन्होंने अपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे अंग्रेजी में थे वो हमको उन्होंने दिए, और वो भरतपुर और मराठा रिलेशंस के ऊपर था उनका थीसिस। उसमें उन्होंने बैटल ऑफ कामा, बैटल ऑफ डीग, ऐसे कई उन्होंने हमको पेपर दिए। और उस जमाना ये था कि जब थीसिस से हिंदी मीडियम होती ही नहीं थी पीएचडी की। पीएचडी थीसिस तो पहली बार मैंने देखा 78 में कोई व्यक्ति, अब तो प्रोफेसर हो गए, रिटायर हो गए भी हो गए वो, उन्होंने पहली बार थीसिस हिंदी में सबमिट की थी विद द स्पेशल परमिशन ऑफ रिसर्च बोर्ड, वरना तो इट वाज नॉट अलाउड। तो हम उनको पढ़े तो हम उनसे प्रभावित हुए, डॉक्टर वजीर मोहम्मद शेख, वो भी नहीं रहे अब उनसे। तो जब हम बीए ऑनर्स में 8 पेपर हमको पढ़ना पड़ता था और सब्जेक्ट 2 ही रह जाते थे, एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता था फर्स्ट ईयर का। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट एक होता था और एक मेन ऑनर्स सब्जेक्ट होता था। उसमें हमने हिस्ट्री में ऑनर्स ले लिया, और चाहता तो मैं था हिंदी, लेकिन वहां भी कुछ मित्रों की सलाह ये हुई कि देखो, और तुम मेरे मार्क्स का भी देखा 10th क्लास से लेकर लगातार कि सबसे हाईएस्ट नंबर तो मेरे संस्कृत में आते थे, लेकिन संस्कृत मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। फिर भी लोगों ने कहा देखिए हिस्ट्री में स्कोर कम रह सकता है तो ये काम आएगा, अब संस्कृत लो, और फिर हिस्ट्री में ऑनर्स कर रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री का सारा टेक्स्ट, सारी बुक, सारे सोर्सेज संस्कृत में, तो दैट विल बी एन एडवांटेज दैट आपको संस्कृत भी आएगी। तो मैंने संस्कृत ले ली। ये जब हम सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद जब बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड में हम लोग थे, तो पहली बार एक पेपर था जो एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, उसके पहले मैं HICC और दूसरे इंडियन कल्चर वगैरह पढ़ चुकी। ये बड़ा स्पेशल पेपर था जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह ज्यादा टॉपिक इसमें था। तो भरतपुर म्यूजियम है, भरतपुर म्यूजियम में मूर्तियों का अच्छा संग्रह है, और भरतपुर के पास ही नूह एक जगह थी, नूह पे खुदाई हुई थी, वहां पे यक्ष की मूर्ति मिली। तो हमको हमारे टीचर से लगा कि आप जो है म्यूजियम को देखिए पहले, उस पर जो कैप्शन लिखा हुआ है उसे पढ़िए और उसे समझिए, और उसकी जो विशेषताएं हैं मूर्ति की उनको अपने हिसाब से नोट करके लाइए। तो हमने ये एक्सरसाइज की, उसमें बड़ा आनंद आया। वो हमारे साथ कोई गाइड नहीं गया, हम अपना करके, और 1-2 टीचर से बात भी की और उन्हें दिखाया भी, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत बढ़िया। इसके बाद जब फाइनल ईयर में ही हमारे हेड थे GD शर्मा जी, उन्होंने एक टूर रखा, जबकि टूर की उस समय कोई बजट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन उन्होंने व्यवस्था की जैसे तैसे, और कुछ टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया ऐसे करके। तो उसमें हम जब सौंख एक जगह है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो भरतपुर के बहुत पास है, वहां खुदाई चल रही थी। तो वहां आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, जर्मनी की यूनिवर्सिटी, बॉन यूनिवर्सिटी थी, बॉन यूनिवर्सिटी की ओर से वहां खुदाई चल रही थी। तो उस साइट को दिखाने के लिए ये लोग हमें लेके गए। तो हमारे 4 टीचर थे, GD शर्मा जी, दूसरे थे कमलनाथ खन्ना जी, तीसरे वजीर मोहम्मद शेख, और चौथे शिवलाल सोनगरा जी। ये 4 टीचर हमारे साथ गए, और हम ऑनर्स के विद्यार्थी पार्ट 2 के भी, पार्ट 1 के भी। पार्ट 1 में 2-3 विद्यार्थी थे, हम 4 थे, 7 तो ये हो गए, और एक आध और कोई इंटरेस्ट वाला 10 लोगों का ग्रुप बना। हम जाकर के पूरी साइट किस तरह खुदाई होती है, कैसे सारी सामग्री को, मटेरियल को किस तरह प्रिजर्व किया जाता है, कैसे उसको उसके साथ को ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट के बाद डिस्प्ले कैसे होता है। वहां से फिर हमको मथुरा म्यूजियम ले जाया गया, और मथुरा म्यूजियम में एक सौंफ का अलग से सेक्शन था। तो जो हम देख के आए थे साइट, उस साइट से जो मटेरियल मिले थे डिस्प्ले में आ गए थे, वो वहां एग्जिबिट हो रहे थे, उन्हें हमें दिखाया, हमारी रुचि और जागी। और जब हम लगभग फाइनल पे आ गए थे, तो वजीर मोहम्मद शेख साहब ने सलाह दी कि भाई आप जो है दक्कन कॉलेज पूना से आर्कियोलॉजी में MA कर लो।
तो उसका जो कॉलेज की जो प्रोस्पेक्टस था वो फ्री में आया करता था उस जमाने में। हमने चिट्ठी लिख दी, वहां से प्रोस्पेक्टस आ गया। प्रोस्पेक्टस पूरी किताब थी और इतनी बढ़िया उसमें। तो हम कॉलेज से प्रभावित तो नहीं हुए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि देखो भाई आर्कियोलॉजी फिर बहुत सीमित हो जाएगा मामला, तो अब आप लोग अपने हिस्ट्री में रहिए, फिर कहाँ पूना जाओगे, इतनी दूर का आना जाना खर्चा, ये सब तमाम चीजें, आप गांव देहात के रहने वाले हो, ये आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, बीच में पढ़ाई छोड़ के भागोगे या घर की याद आएगी। तो वो अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं तो नेगेटिव थे, देवर पॉजिटिव लुकिंग टू माय, जो मेरा प्रवेश था उसको देख के उन्होंने सलाह दी। तो उस, लेकिन जब प्रोस्पेक्टस को पढ़ के मेरा एनलाइटनमेंट जो हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। फिर हमने तय कर लिया था कि जब ऑनर्स कर लिया किया है, एमए हिस्ट्री में करेंगे। ऑनर्स का रिजल्ट सबसे बाद में आया करता था और पास कोर्स का पहले आ जाता था। तो पास कोर्स का रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ कि एडमिशन तो ओपन हो गए थे। हम बड़ी चिंता में, क्या हम रहना जाएंगे, मेरिट से एडमिशन हुआ करता था। लेकिन फिर मुझे कहा कि आप तो ऑनर्स वाले हो, तो ऑनर्स आपको जो रिजल्ट निकला है उसके 10 दिन तक आपकी लास्ट डेट रहेगी, और अगर सीटें पहली बार तो भरनी नहीं चाहिए, भर गई होंगी तो आपको वो देंगे ही देंगे, दे कैन नॉट डिनाई। आप ऑनर्स, ऑनर्स सच ए बिग थिंग। और ऑनर्स हिस्ट्री में होती कहाँ थी, एक तो एमएसजे कॉलेज भरतपुर में थी, इसके अलावा हिस्ट्री में ऑनर्स राजस्थान कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज था उसमें ऑनर्स हुआ करती थी, और एक गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में होती थी। बाकी तो हिस्ट्री में ऑनर्स और कोई इस जगह कहीं थी नहीं। तो हम जब गए तो अपना मार्कशीट लेकर के पहुंचे, हेड साहब के कमरे में हम घुस गए। हम तो प्रिंसिपल साहब के कमरे में घुसने का आदि थे। वो हेड साहब हमारे टीचर आगे तक रहे, वो अब नहीं है, वो एमएस जैन हमारे हेड हुआ करते थे उस समय। हम गए तो पहले तो उन्होंने कहा कैसे कैसे घुसा है। मैंने कहा सर एडमिशन लेना है, मैं लेट हो गया हूँ। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कहाँ लेट हो गए थे। मैंने कहा सर मैं ऑनर्स किया है, मैंने ऑनर्स का रिजल्ट लेट आता है। अरे बैठो बैठो बैठा। बोले आप घबराओ मत, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे जो साथ वाले थे वो क्या हुआ, एडवांस मार्कशीट निकलवा करके वो मेरे से पहले एडमिशन ले लिए थे। मैं तो नॉर्मल इंतजार करता रहा, तो उन्होंने किसी ने ज्ञान दिया भैया एडवांस ले आओ, तो मैं भी फिर एडवांस मार्कशीट लेकर के अप्लाई किया मैंने, और फिर मैं इंटरव्यू टाइप होता था, मैं गया, एडमिशन मिल गया। उनके साथ एक हमारे टीचर बैठे थे जो अभी हैं, डॉक्टर उमेश चतुर्वेदी जी, वो भरतपुर के हैं। तो वो मेरे को बोले हमारे हेड साहब कि भाई कहाँ से आए हो। मैंने कहा साहब मैं भरतपुर से आया हूँ एमएसजी कॉलेज से। तो बहुत अच्छी बात है, बड़े उत्साह में हूँ। मैंने कहा साहब उत्साह दिखाने पड़ता है, मैंने कहा अभी गाँव से आए छोड़ करके। तो जब हम पढ़ने में लगे तो क्या हुआ कि माहौल इतना अच्छा था, राजस्थान यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैं तो कहता हूँ नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट था उस समय, क्योंकि एक तो फैकल्टी बहुत वाइब्रेंट थी और स्टूडेंट्स भी अच्छे आया करते थे। उसका कारण ये था कि हिस्ट्री वॉज नोन फॉर एज आईएएस सब्जेक्ट। जिसको आईएएस बनना है उसकी तमन्ना होती थी कि वो इतिहास में एमए करे, और इवन जो लोग इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे होते थे वो भी इतिहास की क्लास अटेंड करने हमारे डिपार्टमेंट में आया करते थे। एक वो था उसमें जज्बा। और लेकिन हमारी रुचि उस तरफ, मेरी रुचि कभी नहीं हुई। मेरे मित्र भी जानते हैं, जो लोग मेरे साथ ऑनर्स में आए थे चारों एमए करने भी आए। उनमें से 2 लोग तहसीलदार सर्विस में चले गए थे एमए करते ही, और फिर उन्होंने वो आरएस रिटायर हुए। एक और मेरे मित्र थे, वो आईएएस के अलाइड सर्विसेज में सेंट्रल एक्साइज में आए थे, अप्रेजर की पोस्ट पे वो अपॉइंट हुए थे, और बाद में डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर कुछ वो रिटायर हुए। तो वो लोग मेरे को कहते थे कि तुम इसमें क्यों नहीं करते हो, इसमें कोशिश करो, एक बार बैठो सही, देखो सही। मैंने कभी फॉर्म ही नहीं बना, नेवर, आई नेवर अप्लाइड फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने नहीं दी। जब मैं एमए फाइनल में आया तो, सॉरी एमए फाइनल में जब पढ़ रहे थे, सेमेस्टर सिस्टम होता था, 8 सेमेस्टर होते थे उस समय। तो उस समय मैंने जब चुना भी कौन सा ग्रुप लेना चाहिए, तो मेरे जो मित्र जब भरतपुर से आए थे उन्होंने सबने एंशिएंट ग्रुप लिया, और मेजोरिटी एंशिएंट लेती थी। कारण यह कि एंशिएंट की फैकल्टी भी ज्यादा थी, और एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे, वो एंशिएंट हिस्ट्री के थे। तो यहाँ दबदबा जो है एंशिएंट वालों का ज्यादा होता था। किंतु मैं एंशिएंट पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा उब गया था, क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में कंपल्सरी विषय था HICC, उसमें ज्यादा हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसमें सारा यही पढ़ना पड़ता था। उसके बाद बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ा। उसके बाद पार्ट 2 में आउटलाइंस ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ा। तो आप देखिए कि मैं इतना उब गया था कि मैं एंशिएंट की तरफ तो चाहता ही नहीं था। मेडिकल मुझे कभी बहुत पसंद आया नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग था। तो मुझे लगा कि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे बेस्ट है, और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री चुनी, किसी की सलाह नहीं ली, अपने पे।
मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब इकोनॉमिक हिस्ट्री जो हमको पढ़ाई गई, उस इकोनॉमिक हिस्ट्री ने हमारा एक ओरिएंटेशन किया, उसमें हमको थोड़ा जो है सोच हमारा बनने लगा। और एमए में मैंने सोच लिया था कि मुझे पीएचडी, एमफिल पीएचडी करना है। सो एमए करते ही मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिया और मेरा टॉपिक था इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स इन द जापान स्टेट फ्रॉम 1880 टू 1949। और इसके बाद एमफिल भी कर लिया, फिर एमफिल पीएचडी साथ साथ किया। इसके बाद से बड़ी वंडरफुल बात क्या हो सकती थी कि पीएचडी अवार्ड होने के 15 दिन बाद मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अस्थायी टेम्परेरी अपॉइंट हो गई। और वो अपॉइंट होने के बाद तो फिर तो कोई वही नहीं था मेरे पास, मैंने कहा यही मुझे करना है। लेकिन वो टेम्परेरी वाला तगमा ऐसा था जिसकी वजह से निराशा भी होती थी, किंतु वो एक दुखद कहानी है कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय से बाहर जाना पड़ा। इस तरह से ये सारा कुछ हुआ। अब उस पर मैं क्या वर्णन करूं, लेकिन यही है कि कुछ लोगों ने मैनेज किया और हम लोग बाहर के हो गए और कुछ लोग अंदर आ गए। ठीक है, तो अपना अपना है। उसके बाद फिर मेरे को रुचि हुई, मैंने फिर पुस्तक लिखना शुरू किया। पुस्तक मैंने कभी बाजारू पुस्तक नहीं लिखी, कोई टेक्स्ट बुक भी अब लास्ट में जाकर लिखी है, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। बाकी मैंने ज्यादातर शोध कार्य किया और कुल मिलाकर के 16 किताब मेरी आज तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड लेबर मूवमेंट इन इंडिया में लेटेस्ट बुक है, जो अभी 1 साल पहले, अभी 6 महीने पहले ही रिलीज हुई है। उसके पहले मैंने आरएसएस राइज एंड ग्रोथ ऑफ आर्य समाज मूवमेंट इन राजस्थान इन इंडिया, इस पर काम किया। इसके पहले कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस पर काम किया। और उसके पहले मैंने पिजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, ट्राइबल रिवोल्ट्स इन राजस्थान, इसके अलावा आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास, सामंतवाद और किसान संघर्ष, राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन। तो मेरी 16 किताब इस समय तक प्रकाशित हैं और वे ऐसी प्रकाशित हैं, उनसे कोई बहुत आमदनी नहीं होती है, किंतु उनका उपयोग दुरुपयोग लोगों ने खुलकर किया है। तो मैं ये देखता हूं कि किस तरह से सर्कमस्टांसेस आपको कई बार इतिहास के जिसके भी मजदूर बना देते हैं। और मजदूर शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि भाई इसके मजदूर का मतलब एक तो आप जिस तरह से इसकी मटेरियल इकट्ठा करते हो रिसर्च के लिए, उसके लिए आपको आर्काइव्स में, पुराने पुस्तकालयों में 200 साल पुरानी किताब, 150, तो ठीक है ये पीडीएफ आने लग गए, ये कंप्यूटराइजेशन डिजिटाइजेशन से इतना फायदा हो गया कि अब हम जो है ज्यादा सक्षम हो गए हैं कि हम सोर्सेज कई तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हम जिस जमाने में किए बिल्कुल वैसे ही पसीना बहाना पड़ता था, वैसे धूल जो है जाती थी, बाहर निकलते थे लाइब्रेरी आर्काइव से, और जब खखार भी आती थी तो उसमें रेत दिखाई देती, बिल्कुल काला काला करके वो बलगम आने लग जाता था। तो आप देखिए बड़ी उस तरह मेहनत का काम, और हम उसमें लगे रहे। और अभी भी एक ऐसी आदत पड़ गई है, आप देख ही रहे हैं जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं कि 5 साल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करवाता, ना कोई पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करता। मैं अपने स्वेच्छा से जो टॉपिक मुझे लगते उपयोगी है वो। और अब इतिहास के बारे में जो बात आई, जब ये इतिहास पढ़ा मैंने तो मैं शुरू से ही प्रभावित क्यों हुआ। जब पहली बार जब विश्व का इतिहास पढ़ा 9th 10th क्लास में, 11th क्लास में, तो मुझे लगा कि मुझे दुनिया का सारा नॉलेज है। तो इतिहास क्या है ये मुझे बाद में एहसास हुआ, ये ज्ञान का एक प्रमुख विषय है। इसके बिना ना विज्ञान पढ़ सकते आप, ना इसके बिना आप अर्थशास्त्र पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री इज मस्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लैंग्वेज, आइदर लैंग्वेज जिसमें उसमें विशेषज्ञता हो। तो ये 3 ऐसे माध्यम हैं जो नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। अगर हिस्ट्री ना हो तो साइंस में रिसर्च ही नहीं होगी, क्योंकि साइंस के रिसर्चेज का, इन्वेंशंस का, डेवलपमेंट्स का रिकॉर्ड विद हिस्ट्री रखता है। हिस्ट्री ऑफ साइंस तो एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी है। तो यूं करके जो मुझे बाद में लगा कि जो लॉजिकल थिंकिंग अगर कहीं करनी है तो आइदर यू गो फॉर फिलोसफी, तो फिलोसफी प्रश्न खड़े करता है। पॉलिटिकल साइंस प्रश्न नहीं खड़े करता। पॉलिटिकल साइंस में कुछ विचारों को भी बात करिए, आप विचारक बन जाइए। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है उसमें जो लॉजिक भी है वो कि वो हिस्ट्री में भी लॉजिक है, दर्शन शास्त्र है, और इसमें साइकोलॉजी भी है। क्योंकि कोई भी घटना घटने के पीछे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, युद्ध होने के पहले क्या मानसिकता थी पॉलिटिकल एलिट्स की, मासेज की, नेशनलिज्म वालों की। तो आप देखिए कि युद्ध के पहले मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है,
मतलब युद्ध जो एक्चुअल होने के पहले साइकोलॉजिकल वार होता है। फिर आप कारण परिणाम, हिस्ट्री में क्या पोजीशन है, क्यों है, क्या है, कैसे है, घटना घट गई, लेकिन उस घटना का विश्लेषण भी आप लॉजिकल, वो केवल तथ्यात्मक और तार्किक दो चीज उसमें होती है कि तथ्य होने चाहिए बिल्कुल पक्के सबूत, जिसको हम जो पॉजिटिविस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री है, जिसमें क्या कहेंगे हम, प्रमाणित इतिहास की जो हम बात करते हैं, तो जो आपके पास ठोस कोई प्रमाण है तभी आप इतिहास लिखें, वरना तो आप अनुमान से इतिहास नहीं लिख सकते। अगर अनुमान लगाएंगे किसी घटना को देख करके और दूसरी घटना पे अनुमान लगा के लिख देंगे कारण या परिणामों में या घटना में, तो वो तो अर्थ का अनर्थ होगा, वो इतिहास नहीं, वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप भी देखें किस तरह से जो पॉजिटिविस्ट व्यू है या दूसरे मेथडिस्टिक व्यू हैं, और भी कई है, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव व्यू है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इस तरह से आप अनबायस्ड हो सकते हैं। ये तमाम बातें जब आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि मुझे एक खजाना मिल गया इतिहास के रूप में। और आज कई लोग पूछते हैं यार तुम कैसे करते हो, क्यों करते हो? मेरे को अभी भी ये लगता है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाऊंगा। आई नो द फिजिकल लिमिटेशंस। सो मित्रों, किस तरह से हम एक गांव देहात में और पिछड़े इलाके में एजुकेशन की दृष्टि से पैदा हुए, वहां से निकल करके कैसे हमने रास्ता बनाया, किन किन लोगों से प्रभावित हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर हमारी सोच ही बदल के रख दी थी। उस जमाने में एकेडमिक एक्टिविटीज वंडरफुल थी, डिपार्टमेंट की सेमिनार, दूसरे डिपार्टमेंट्स की सेमिनार, उनमें भी अटेंड करने जाते थे, विद्वानों को बुलाया जाता था। अब तो वो सब बात है नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारे जमाने में ये होता था, ये नहीं है। लेकिन अब क्या जिस ढंग से मास लेवल पर एजुकेशन गया है, उसमें सरकार तो एक तरह से हाथ ही खड़े कर चुकी है एजुकेशन से, और प्राइवेट क्षेत्र ने क्या उसको व्यापार बना दिया है। तो शिक्षा का जो व्यापार हुआ है वो शिक्षा को मार रहा है। केवल जो अप्लाइड या डायरेक्ट लाभ देने वाली शिक्षा है, सीधा पैसा आता हो, उस शिक्षा में लोग भरोसा करते हैं, लेकिन जो नॉलेज से समाज चलता है वो नॉलेज से दूरी करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर इतिहास नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। और इतिहास के हर चीज इतिहास नहीं, क्योंकि लोग तो सोच रहे हैं अरे मरे गरे की बात करते हैं, गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं, या हिस्ट्री ज्योग्राफी की व्यापार, रात को रोटी दिन को सफाई, तमाम नेगेटिव बातें लोग मजाक में भी सीरियसली भी करते रहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज हिस्ट्री जो है आपको एक दृष्टि जो देती है वो इस दुनिया को समझने की, एक आदमी की पर्सनालिटी को समझने की, और अपने व्यक्तित्व निर्माण में कितना योगदान इतिहास दे सकता है, वो आप इतिहास में थोड़ा जब रमेंगे तभी आप उस बात को समझ पाएंगे। तो मित्रों नमस्कार, और आप मेरे इस वीडियो में जो आपको ठीक लगा हो कुछ तो अपनी टिप्पणी दें, और आगे मैं इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या इतिहास को एक कैरियर के रूप में लिया जा सकता है, इन सब पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।